आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम आए हैं महाराष्ट्र वक्फ मूवमेंट के अध्यक्ष, इसी तरह से रिटायर्ड एसीपी डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस रियाज देशमुख साहब के पास आए हैं। हम तमाम दर्शकों को बता दें कि आज महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर, अनेक मुकामात पर वक्फ की संपत्ति है, ज़मीनात हैं, जिस पर कई ज़मीनात पर नाजायज़ कब्ज़ात हो चुके हैं। और इसी को हटाने के लिए और कौम मिल्लत के दर्द को समझते हुए इन्होंने वक्फ की ज़मीनात की तय मुसलमानों की क्या फलाह बहबूद हो सकती है, एक मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र से सैकड़ों लोग उनसे आज जुड़ चुके हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी वक्फ की जायदाद हमारे पूरे महाराष्ट्र में है। अगर हर मुसलमान लीडर ग्राम पंचायत से लेकर अगर आमदार खासदार तक इन्होंने अगर पूरी ईमानदारी से काम करे तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये लोग काम क्यों नहीं करते? असल में क्या है कि सभी लोग बोलते हैं कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत है, उसका सही इस्तेमाल किया तो हम उसके अंदर हमको बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, मुसलमानों को भी फ़ायदा हो सकता है, मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तो आपको कोई रिजर्वेशन चाहिए या कुछ चाहिए, अब हम हमारी तरीके से पूरा सक्षम हो सकते हैं। बस सिर्फ बोलते ज़बानी जमा खर्च है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि वक्फ क्या चीज़ है और उसका फ़ायदा कैसा पहुंचा जा सकता है, इसका आम लोगों को इससे वाकफियत नहीं है। आपने जो कहा कि भाई लीडर लोग जो है इतने बातें करते लेकिन उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो मेरा तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी वक्फ के नाम से जितने लीडर पैदा होते हैं या वक्फ की जो लीडर अलग अलग जमातों के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग जो वक्फ के बारे में खाली बातें करते हैं, वो खाली अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं। बाकी उनको ये जो दर्द जो चाहिए वो उनके अंदर दर्द रहता ही नहीं, वो कि इसका फ़ायदा कौम को पहुँचे। हर एक का ये तजर्बा है कि मेरा किस तरह से फ़ायदा हो सकता है उसके अंदर। तो इस वजह से समझो ये प्रॉब्लम ये है कि एक तो समझ में किसी के आया नहीं वक्फ क्या है, और सभी बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक्चुअली ये वॉच डॉग है, जिसको हम निगरान बोलते हैं, उसको उर्दू में हम निगरान बोलेंगे उसको। तो ये वक्फ जितने भी औकाफ हैं, जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड हों या फिर अलग अलग ट्रस्टी हों, मुतवल्ली के इसके इख्तियार में हों, तो जितने भी अपने ऐसे वक्फ हैं तो वो वक्फ का रजिस्ट्रेशन इनके पास में होना चाहिए। ये पूरे औकाफ के लोग जो कैसा काम कर रहे हैं उस पर निगरानी करना चाहिए। ये इसके लिए वक्फ बोर्ड कायम हुआ है। असल में जो वक्फ पुराने ज़माने से चलते आ रहा है ये सब, ये वक्फ के बारे में कि भाई लोग अपने सवाब के खातिर या हमारे मरने के बाद भी हमको सवाब जारिया शुरू रहे, उसके लिए एक कई ज़माने से समझो ऐसी वक्फ अपनी ज़मीनात को या अपनी प्रॉपर्टी को मस्जिद को, दरगाहों को, खानकाहों के नाम से वक्फ किया जाता रहा है। और वहाँ के जो मैनेजमेंट है, मुतवल्लियाँ हैं, वो उसका देख रेख करते हैं। और जो उनका मंशा जो होता था वक्फ का सामने वाले के करने का, वो ये होता था कि जो मस्जिद की या दरगाह की जो देख रेख करने वाले लोग हैं, उनकी जो मेंटेनेंस है दरगाह का, मस्जिद का, वो सही ढंग से हो, इमाम और मौज़्ज़िन की तनख्वाह उसमें से दी जाए, और साथ ही साथ जो बाकी के भी इलेक्ट्रिक का ये है वगैरह, वो दुनिया भर के जो जितने भी अखराजात है वो उसमें से कंप्लीट किए जाएं। तो उस ज़माने में तो ज़मीनों की भी कीमतें कम हुआ करती थी और उसमें उनका गुज़र औकात हो जाती थी। लेकिन इसके अंदर वो जो मुतवल्लियान रहते थे या मुजावर होते थे वहाँ के, या फिर देखरेख करने वाले मैनेजमेंट वाले, वो भी अपने हिसाब से उसमें खुर्द बुर्द करते थे। तो पहले फिर वो जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कानून पास की कि भाई ऐसे अगर कोई सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, तो उनके लिए फिर उन्होंने एक अपना चैरिटी कमीशन के पास में रजिस्ट्रेशन करें बोल के, इस तरह से था। पहले चैरिटी कमिश्नर के पास हुआ करते थे। बाद में फिर वक्फ एक्ट
बना यहाँ पर 1954 में महाराष्ट्र के लिए, तो यहाँ पर भी उस हिसाब से उस पर कार्रवाई होती रही थी। उस ज़माने में अपने महाराष्ट्र में सिर्फ एक मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड कायम किया गया था। लेकिन 1905 अभी जो मेन जो चीज़ है जिसका आज हम बहुत ज़्यादा चर्चा भी होती है कि भाई ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, उसका फ़ायदा हमको पहुंच सकता है। डेफिनेटली पहुंच सकता है फ़ायदा उसका। अभी जो कानून पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1995 में, उसके मुताबिक बहुत सारी बातें बहुत इसमें की गई कि जितने भी ट्रस्ट कहीं कहीं और रजिस्टर हों तो वो सब के सब अभी वक्फ बोर्ड के अंदर आना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। जैसे समझो अभी उस कानून के तहत ये है कि हर स्टेट के अंदर एक वक्फ बोर्ड कायम किया जाए। उसी तरह से अगर जहाँ पर शिया औकाफ की जो परसेंटेज 15% के ऊपर है तो ऐसे स्टेट के अंदर 2 वक्फ बोर्ड कायम किए जाए, एक शियाओं के लिए और एक सुन्नियों के लिए। तो पहले समझो अपन महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड 1995 में कानून पास होने के बाद अपने यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड जो तैयार हुआ वो 2002 में, उसको भी 2002 का 6 साल निकलना पड़े उसके लिए। ये इसके कितने उनको दर्द है ये समझ में आता। समझो आप जो लीडर की बात कर रहे थे ना, हाँ, तो अगर इतने लीडर समझो इतने दर्द वाले थे तो 6 साल उनको 7 साल इंतजार क्यों करना पड़ा। 1995 में एक्ट पास हो गया, पट से उस वक्त आप कानून बोर्ड बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए बोर्ड। 2002 में बोर्ड बना। फिर बाद में वहाँ पर उसके अंदर ये है कि भी उसका अपने बोर्ड में मेंबरों की तादाद कितनी होना चाहिए वो भी समझो उसमें बताई गई, किस कौन कौन से टाइप के मेंबर्स उसमें चाहिए। जैसे 2 खासदार चाहिए, 2 आमदार चाहिए, 2 वकील चाहिए, मुतवलियान चाहिए, आलिम दीन चाहिए। उसके अलावा अगर सभी मेंबरान के बीच में कम से कम 2 लेडीज़ मेंबर भी चाहिए। और वहाँ पर उसका जो एग्जीक्यूशन के लिए, जो काम करने के लिए वहाँ पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी अपॉइंटमेंट की जाए, ऐसा उसके अंदर क्लियर कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो लेकिन गवर्नमेंट जो है सही ढंग से वो बोर्ड ही पूरा बोर्ड भी बनता नहीं पूरा। जिस तरह से अपॉइंटमेंट करने का बात की जाती है अपना ऑफिसर्स की, वो भी सही ढंग से नहीं होती। अभी यहाँ पर चूंकि पहले मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड था तो गवर्नमेंट ने बोले चलो अभी यहाँ पर वक्फ बोर्ड है मराठवाड़ा, उसी को बना दिए हेडक्वार्टर औरंगाबाद में, और पूरे महाराष्ट्र का काम उनके पास में दिया गया। लेकिन बना तो दिए बोर्ड, ऑर्डर निकाल दिए एक थातुर मातुर ऑर्डर, और यहाँ पर वक्फ बोर्ड बन गया। 2002 से काम कर रहा है वक्फ बोर्ड यहाँ पर। लेकिन अगर हम पिछले 20 साल का, अपने 18-19 साल का अगर हम देखेंगे पूरा रिकॉर्ड, तो बहुत कम पीरियड के लिए ऐसा हुआ कि फुल वक्फ बोर्ड बना हो और सही ढंग के ऑफिसर्स यहाँ पर आए हों। और इतने पूरे पीरियड के अंदर तो पूरे जितने भी औकाफ अभी यहाँ पर हैं महाराष्ट्र में, सब के सब यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए था और पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हुआ नहीं है और कुछ सही ढंग से काम होता नज़र नहीं आ रहा है। सर, हमने अब औरंगाबाद का सर्वे किया, खासकर मुसलमानों की पसमानदगी, उनकी माशी हालत हर एतबार से। आज औरंगाबाद को अगर समझ लें हम थोड़ा सा, तो 40% मुसलमान किराए घरों में रहते हैं और औरंगाबाद ज़िले में इतनी ज़मीनात वक्फी है। अगर हमारे मुस्लिम लीडरशिप चाहे, ज़मीन तो हमारे पास है, आप गवर्नमेंट से जो भी जिस तरह का पैसा निकाल सकते हैं निकालो, बहुत खर्चा बोल के क्यों नहीं निकालते आप, और उसमें फ्लैटा बनाओ जैसा सिडको बना के देता है और गरीब मुसलमानों को उसको बसाओ। ये इतनी बड़ी योजना है, इतनी बड़ी अच्छी योजना है कि आपको आपके एक ऑफिसर रह चुके हैं पुलिस डिपार्टमेंट में और आपको वक्फ की बहुत काफ़ी जानकारी है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है सर कि वक्फ की ज़मीनात पे गरीब मुसलमानों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए? ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। देखिए, अभी जो वक्फ के अंदर आप जो ज़मीनात की बात कर रहे हैं, तो ये मसाजिद को या दरगाहों को जो ज़मीनात दी गई है, वो देने वाले का मंशा क्या था कि उससे उसकी जो आमदनी से उसको फ़ायदा पहुँचे, जो मस्जिद को, मस्जिद के इमामों को और वहाँ के जो काम करने वाले हैं, वहाँ पर मदरसे चलते हैं, वहाँ पर मदरसे भी अच्छी तरह से चल सके वहाँ पर। तो आप जो बता रहे हैं कि भाई लोगों को वहाँ पर बसाया जा सकता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा सजेशन आपका है।
लेकिन उसके लिए क्या है कि किसी को वो ज़मीन दी नहीं जा सकती। एक बार अल्लाह के नाम से वो वक्फ हो गई, वो अल्लाह की हो गई। किसी को दे करके उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा सकता या उसका फ़ायदा उठा नहीं सकते वो। उसमें तो ये है कि उसका फ़ायदा पूरा पूरा पहुंचना चाहिए मस्जिद को, और समझो जो कुछ भी उसको किराए से भले दिया जा सकता है। तो आप इनका जो मुसलमानों को जो किराए से अगर आप देते हैं वो, हाँ, चाहे वहाँ पर एक बना के दो, वहाँ पर आप जैसा आप बोले डेवलप करके उनको किराए से दिया जा सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं वहाँ पर। एक मेन अपना अच्छी जगह पर अपने ज़मीनात है अभी औकाफ की, तो वहाँ पर अच्छे अगर ये बना लेते आप, अपार्टमेंट्स बनाते या मकान बना के मुसलमानों को किराए से दे सकते हैं। वहाँ पर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं आप, जिसका किराया एक अच्छा खासा आ सकता है उसका। मुसलमानों को जो है तो वहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से मुसलमानों को फ़ायदा पहुँच सकता है बहुत कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। अब इसमें क्या हुआ कि भाई सभी बस बोलते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड, ऐसा नहीं है। अभी वक्फ बोर्ड के बारे में जब हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकाली है तो ये बात हमको मालूम हुई कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड जो औकाफ हैं वो टोटल है 110, और 110 में से 106 औकाफ ऐसे हैं वो जो मराठवाड़ा के अंदर है। मुंबई में है, एक पालघर में और एक रत्नागिरी में। तो ये इनका डायरेक्ट कंट्रोल है, यहाँ पर कोई ट्रस्टी नहीं है, कोई मुतवल्ली नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, ये डायरेक्ट इनकी कंट्रोल में है। बाकी जितने भी है उसके अंदर मुतवल्लियान है या फिर मैनेजमेंट कमेटी है अलग अलग मस्जिदों की, उनकी भी प्रॉपर्टी बहुत कुछ है। अगर हम अभी ये देखते हैं अपने यहाँ का, बोलते हैं कि भाई अभी महाराष्ट्र के अंदर 92,000 एकड़ ज़मीन है वक्फ की, जिसमें से 58,000 एकड़ ज़मीन तो खाली मराठवाड़ा के अंदर है। तो इसका डेफिनेटली फ़ायदा पहुंच सकता है मुसलमानों को, अगर वहाँ पर आप बस्तियाँ आबाद करते हैं। वहाँ पर अभी आज झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे, सब बहुत खस्ता हालत में लोग रह रहे, तो आप वहाँ पर बिल्डिंग बनाओ, एक गाँव के गाँव बसा सकते हैं आप वहाँ पर अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उनसे किराया लेना है, उनके दान करके छोड़ना नहीं है किसी को। और इसका जो पूरा फ़ायदा पहुँचना चाहिए, किसको पहुँचना चाहिए? ये मस्जिदों को पहुँचना चाहिए, मस्जिदों के इमामों को पहुँचना चाहिए, मस्जिदों के मौज़िनों को पहुँचना चाहिए। अभी आप अगर गौर करेंगे अगर, तो ये जो अभी जितने भी औकाफ रजिस्टर हैं, ये जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड हैं, क्या कर रही है? जो किराया वसूल हो रहा है, एक तो बेचने की भी बहुत सारी बातें सुनने में आती है कि इलीगल बेच रहे हैं, चलो ठीक है, अपन सोचते हैं कि उसको तो वो लीगल बातें हैं। अदरवाइज जो किराया आप ले रहे हैं, जो किराए से आप दे सकते हैं किसी को, तो किराया जो आ रहा है वो जा रहा कहाँ? सामने वक्फ करने वाले की मंशा क्या थी कि उसका फ़ायदा मस्जिद को पहुँचे, मस्जिदों के जो काम करने वाले उनको पहुँचे, इमाम को पहुँचे, मुअज्जिन को पहुँचे। अभी आप देखिए, यहीं की एक मिसाल लीजिए आप, औरंगाबाद की सिटी चौक की मिसाल ले लीजिए आप। सिटी चौक की जो मस्जिद है, आसपास में पूरे वहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं पूरी, ये डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड है। तो अब इसका जो किराया आ रहा है वो वक्फ ऑफिसर वसूल करता है। वो खर्च कहाँ कर रहा? वो उनकी तनख्वाह में खर्च हो रहा। तो ये वक्फ करने वाले का मंशा ये था क्या कि वक्फ बोर्ड के ऑफिसर और कर्मचारी को उसका तनख्वाह दी जाए? वहाँ तो मंशा ये था कि वहाँ पर वो इमाम को और मौज़िन को उसका मिल जाए। मौज़िन को इमाम को कितने पैसे देती है? 5-7 हज़ार रुपये कुछ देते होंगे शायद। अगर आप आज का बाजार भाव के हिसाब से सोचेंगे अगर हम, तो कम से कम उसकी जो पेशी इमाम को कम से कम 1 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए, मौज़िन को कम से कम 50-60 हज़ार रुपये महीना मिलना चाहिए। ये हो सकता है, पॉसिबल है ये चीज़ ये, लेकिन उस तरफ कोई देख ही नहीं रहा बिल्कुल। वो बेचारे बहुत खस्ता हालत में रहते इमाम और पेशी इमाम, चंदे के ऊपर अपना गुजारा कर रहे, एक तो कोई मिलता भी नहीं उनको कुछ। हम तो चाहेंगे कि जितने भी औकात जो रजिस्टर हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी वो हिसाब से अगर है तो उनकी तनख्वाह में इजाफा होना, कम से कम एटलीस्ट कम से कम इमाम को 50 हज़ार रुपये महीना मिलना चाहिए और मौज़िन को कम से कम 30-40 हज़ार रुपये महीना मिलना चाहिए। फुल डिवोटेड रहते ना, काम भी सही ढंग से करेंगे। वो जो वक्फ करने वाले का मंशा तो कम से कम पूरा होगा, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा जो खर्च हो रहा है
इनकी तनख्वाह पे खर्च हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड के आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान जब उनकी मीटिंग लेते हैं, कहाँ लेते हैं मालूम है आपको? 5 स्टार होटलों में, 3 स्टार होटलों में, रिजॉर्ट में लेते हैं। हाँ, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए आप। अभी मैं तो इनके 2-4 मीटिंग मैंने ऑब्जर्व किया हूँ मैंने कि यहाँ पर औरंगाबाद के एक विट्स होटल में मीटिंग हो रही है, उधर रिजॉर्ट में मीटिंग हो रही है दौलताबाद रोड के ऊपर, मुंबई के अंदर जिम खाना में मीटिंग होती है। आप वक्फ के निगरान है, आपको अल्लाह के पास जाके जवाब देना है वहाँ पर। ये जो वसूली हो रही है, जो आप वक्फ के जो किराया जो वसूल हो रहा, मौजन पे ना खर्चा करके होटलों में आप ऐश कर रहे हैं वहाँ पर बैठ करके। तो बहुत दर्द होता है एक्चुअली इस चीज़ का। ये लोग समझते नहीं कुछ। और ये तो ऐसे समझते जो वक्फ मेंबर बन गया वो बोलता मतलब बॉस बन गया यहाँ का, अभी मैं किस तरह से मेरा मॉनिटरी फायदा कर सकूं ये देखता है। अभी आप पीछे निकालो ना, आप ATI के शेख कमीशन की जो रिपोर्ट के अंदर देखेंगे आप, तो इनके ऊपर तो उसने बहुत स्ट्रक्चर पास किया है, वो जज साहब ने बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर पास किया है। तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कुछ? 2011 के 12 में उसका सबमिट हो गया उनका रिपोर्ट, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके अंदर कुछ मेंबरान के ऊपर स्ट्रक्चर पास किए हैं, कुछ ऑफिसर्स के ऊपर स्ट्रक्चर पास किए गए हैं। जो CO थे, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हम तो चाहेंगे कि इन पर कार्रवाई हो पहले। अभी हम जो मूवमेंट शुरू किए, हम तो ये चाहेंगे कि बिल्कुल ये जो मंशाए वक्फ है वो कंप्लीट होना चाहिए। इनकी जो खामखा के जो ये अपना जो पैसे खर्च हो रहे, गलत जगह खर्च हो रहे। जब चैरिटी कमीशन के अंदर वहाँ के जो ऑफिसर्स है, जो जजेस है, जो चैरिटी कमिश्नर है, उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट देती है। और यहाँ पर ये वक्फ के जो पैसा आ रहा है, अल्लाह के वक्फ की ज़मीन का जो पैसा आ रहा, ये इनकी तनख्वाह पे खर्च हो रहा, इनके ऐश में खर्च हो रहा है, इनका ऐशो आराम में खर्च हो रहा। तो ये हम होने देंगे नहीं इंशाअल्लाह। हमारा मंशा ये है कि जिस मंशा वक्फ क्या था वो हिसाब से वहाँ पैसा खर्च होना। और हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सही ढंग के ऑफिसर भी बैठाना चाहिए। और यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में जितना फैला हुआ है ये, वो हिसाब जो औकाफ फैली हुई है, कम से कम 40,000 के आसपास में है, उत्तर रजिस्टर भी नहीं हुए अभी तक के। क्या कर रहे हैं ये लोग? बस बड़े बड़े बातें करते, बस जो लीडर आता वो बात करता। कभी कांग्रेस का आता, राष्ट्रवादी का आता, MIM का आता, कोई अलग अलग पार्टी के आते, कोई कुछ नहीं, खाली बड़े बड़े बातें हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करते कुछ नहीं। सर, जैसा कि आपने इमाम साहब की बात करी, उनके हालात के ऊपर आपने रोशनी डाले। मेरा खुद का भी सर्वे है कि अगर हम औरंगाबाद ज़िले का और मराठवाड़े का सर्वे करें तो मौज़म है, इमाम साहब है, और वहाँ के जो साफ सफाई कामगार जो रहते, तारत खाने वगैरह साफ सफाई करते हैं, ऐसे 5-6 का स्टाफ बनता ही है। हाँ, तो इसमें से 80% से ज़ायद लोग, मेरा भी ऑब्जर्वर है, मैंने भी सर्वे किया हूँ, ये किराए से रहते हैं। कुछ मस्जिद के रूम में रहते हैं और कुछ जो है तो बेचारे किराए से रहते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि वक्फ बोर्ड को चाहिए थोड़ा गैरत में आके, थोड़ा ईमानी जज्बे का मुजाहरा करते हुए यहाँ के जिम्मेदारों को चाहिए कि अव्वलीन सबसे पहले फुर्सत में जो है तो इमाम साहब, मौज़न साहब और उनके कर्मचारियों के लिए घर की व्यवस्था करे। इसी तरह से जो मुसलमानों के अंदर बीच रहकर जो कौम मिल्लत का जो दर्द बांट रहे हैं, उनकी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जैसा पत्रकार साफ़ी हजरात है, शोरा हजरात है, अदीब हजरात है, और जो सामाजिक काम करने वाले हैं, लेकिन उनकी माशी हालत बहुत से भी कमज़ोर है। क्या वक्फ बोर्ड के जरिए से, उनकी आमदनी से या ज़मीन के ज़राए से इनको मुस्तहकम नहीं बनाया जा सकता? डेफिनेटली बनाया जा सकता ना। मेरा भी वही कहना है कि भी हम भी अगर हम सोच लेते, चलो भाई अपना जो ट्रस्टी है मसाजिद के, जो मुतवलियान है, उन्होंने अपने तौर से करना चाहिए बातें, जो कुछ उनके अंडर कंट्रोल है उसके अंदर। अभी आप खाली आप वक्फ बोर्ड की बात कही आपने, तो मेरा मुतालबा ये रहेगा इस सिलसिले में, या मेरा जो ख्यालात ये हैं कि वक्फ बोर्ड जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड जितने भी औकाफ हैं, 110 औकाफ इनके अंडर कंट्रोल है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली उन्होंने करना चाहिए। पूरे जो जितने भी आप जो मौज़न, इमाम, उनके लिए आप घर बनाना चाहिए, उतनी प्रॉपर्टी है इनके पास में। हज़ारों एकड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट कंट्रोल में है। कि मराठवाड़े की है, मराठवाड़े की बात अगर सोच रहे हैं हम तो, और इसमें बहुत ग्रीन प्रॉपर्टी है, शहरों के अंदर भी है, शहरों से बाहर भी है, तालुका प्लेस पे भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में है प्रॉपर्टी इनके पास में। तो उतना तो हो सकता ना। अब एकत्रित भी अगर उसको देखते हम
कलेक्टिवली अगर सोचेंगे, हर मस्जिद का देखिए तो कई किसी की कम आमदनी होगी, किसी की ज़्यादा होंगी, लेकिन जब ये डायरेक्ट इनके कंट्रोल में है तो इनका काम तो ये है कि उन्होंने इस तरह से स्कीम बनाना चाहिए और करना चाहिए। मौज़ून के लिए घर बनाना चाहिए, जो इतना भी स्टाफ रहता है मस्जिद का उसके लिए तो बनाना चाहिए। जगह उनकी है, वहाँ पर उनको बिल्डिंग बना के दो, उनको वहाँ पर रखो, उनको नाम से मत करो, जब तक कि तुम नौकरी पर रहेंगे जब तक कि वहाँ पर करो, फुल तनख्वाह देना चाहिए। आज देखो इनकी तनख्वाह कितनी ज़्यादा है, ये ऑफिसर और कर्मचारियों की, उतनी तनख्वाह उनको क्यों नहीं देते भैया आप? मौजन को, बीमा को क्यों नहीं देते आप? देना चाहिए। इसके लिए हमारी तहरीक वही है असल में। तो फिर अभी इस तरह से हो सकता है काम। सर, जब आप इतनी वजाहत के साथ हमारा वक्फ का एक्ट मौजूद है और वो वक्फ की ज़मीन जैसा आपने बताया कि मुसलमानों की ही मिल्कियत है, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम देना चाहिए, ऐसा कानून भी मौजूद है, तो फिर ये हमारे बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, बहुत बड़े दिग्गज लीडर है, ऐसा उनकी बयानों से ऐसा लगता है कि मोदी के बाद उनके ही नंबर है, तो ये लोग ये इतने काम क्यों नहीं करते? अब लीडर जो है मुसलमानों के, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये हुकूमतों के दलाल होते हैं, समझे ना, एजेंट होते हैं इनके, पैसा कमा के लाके देने के लिए पार्टी को। जो पैसा कमा के लाकर दे सकता है पार्टी के लिए, उसी को वो जो सरकारें होती है ऐसे कोई मिनिस्टर बनाती है, ऐसे कोई आमदार बनाती है, ऐसे कोई खासदार बनाती है। गिने चुने लोग छोड़ दिए अगर तो हमने, हाँ, लेकिन मैक्सिमम हमारा तजर्बा तो ये होता है, हमारा देखने में भी ये आया है कि जो दलाली अच्छी तरह से कर सकता है वही समझो उसको बढ़ाया जाता। खाली बस तुम बातें करते रहो, हाँ, काम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करो, लोगों को अपना लालच दिखाते रहो, करेंगे करेंगे करेंगे, करना वरना कुछ नहीं है, उनको कितना फ़ायदा हो सकता है वो सोचते हैं। आप देखेंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट के ऑफिसेज बने हुए हैं, हाँ, बहुत से लोगों ने तो उस पर कब्जे करके बैठे हुए हैं, उसको निकालने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वक्फ का मंशा ये है कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, मस्जिद को फ़ायदा पहुँचे, और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को फ़ायदा पहुँच रहा है। इसके अंदर वो होना चाहिए ना। अभी देखिए आप, अभी पहले तो ये कानून था कि भाई पहले क्या करते थे, 99 ईयर की औसत दे देते थे, अपना किराए से, अपना लीज पे देते थे। अभी जो 2014 में शायद एक रूल पास हुआ है, वक्फ प्रॉपर्टीज रूल्स, जो लीज रूल्स बोल के पास हुआ है, उसके अंदर क्लियर दिया हुआ है कि पुराने समझो अगर जितने भी लीज होंगे तो वो 30 साल से ऊपर किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को नहीं दिया जा सकता है। 30 साल के ऊपर, पहले जो 99 ईयर का था समझो, जिनका 30 साल के ऊपर का हो गया तो वो अभी जो खत्म हो गया है। अभी अब ये होना चाहिए, 2014 में वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स पास हुए हैं, प्रॉपर्टी है वो 30 साल के ऊपर लीज पर नहीं दी जा सकती है। इसके पहले अगर हम तो किसी ज़्यादा पीरियड की दी गई होंगी, उसका पीरियड ख़त्म हो गया तो फिर अभी उसको वो लीज ख़त्म हो गई है, अभी उसको फिर नए हिसाब से अभी उसका देना चाहिए। तो इसके अंदर 3 तरीके बताई हुई है। एक जो ये है कि जो ट्रस्ट हो, वक्फ जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट, जो वक्फ जो भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, तो अगर ये इस तरह से जो है, अगर अपनी प्रॉपर्टी की उसको लीज पे देना चाह रही है तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 साल के वास्ते अपनी मर्जी से दे सकती है, लेकिन वो भी आज का बाजार भाव क्या है उससे कम में नहीं दे सकते वो। अगर हम जो उससे ज़्यादा पीरियड में आपको देना है तो वो जो ट्रस्ट है या जो वक्फ जो ये है वक्फ बोर्ड जो है, अगर डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है तो वो वक्फ बोर्ड जो है तो 3 साल के वास्ते दे सकता है, या फिर वो वक्फ का इंस्टीट्यूशन दे सकता है वो। लेकिन उसके लिए ये है कि बाजार भाव के हिसाब से देना चाहिए और उसकी जाहिरात देना चाहिए पेपर के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा उसका हरासी होना चाहिए या बिड जो भी, या उसके टेंडर निकाले जाए, जो सबसे ज़्यादा भाव बोलेगा बाजार भाव के ऊपर उसको देना चाहिए। ऐसा तरीका है। और 3 साल के ऊपर अगर देना है तो फिर वो भी इस तरह से देना पड़ता, उसको अखबारों में उसकी जाहिरात देना पड़ती, जो सबसे ज़्यादा भाव बोलेगा उसको देना चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रोसीजर ये है कि वो गवर्नमेंट से उसकी मंजूरी लेना पड़ती है। तो फिर आज के बाज़ार भाव से अगर देखेंगे आप, इसमें जो सिटी चौक की मिसाल आपको दिया, तो वहाँ पर तो एक दुकान की कीमत अभी तो वहाँ पर किराया जो है तो
50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपये की एक एक दुकान का किराया आ सकता महीने का। तो मतलब लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का महीने का किराया सिर्फ सिटी चौक मस्जिद का आ सकता है। तो उसमें क्या आप 1,00,000 रुपए मस्जिद के इमाम को नहीं दे सकते आप? हाँ, लाख भर किराया मौजन को नहीं दे सकते? 50,000 स्वीपर को नहीं दे सकते आप? देना चाहिए। साहब, वक्फ मंत्री के हिस्से से आज नवाब मलिक साहब जो है तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि नवाब मलिक साहब को आप ठोस वाज़ेह तौर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे वक्फ के ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से? अगर वो वाकई उनके अंदर ये तड़प है नवाब मलिक साहब के अंदर कि हम वक्फ का मंशा सही तरीके से हल ही करेंगे हम, या फिर वक्फ के प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ भी हमको अच्छी तरह से करना है, तो जो बदबख्ताना उन्होंने एक अभी निर्णय लिया है, ऐसा बताया था उन्होंने कि यह औरंगाबाद से वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है हेडक्वार्टर, वो उनको ले जाना है कहाँ पर? वो बोले थे उन्होंने कि मुंबई लेके जाएंगे। जबकि वक्फ की जितने अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड औकाफ हैं, 106 औकाफ, 110 में से 106 औकाफ जो है तो खाली मराठवाड़ा के अंदर है वो। तो ऐसी सूरत में आप का मंशा नवाब मलिक साहब जो बोल रहे कि हम उसको मुंबई ले जाएंगे, ये कहाँ तक दुरुस्त है? अब ये मतलब मिसाल देता हूँ आपको मैं इसके बारे में एक, कि गवर्नमेंट का भी जो ये है कि देखिए आप जो ट्राइबल्स है, जो आदिवासी जो लोग हैं, मैक्सिमम आदिवासी लोग कहाँ पर आबाद हैं महाराष्ट्र में? तो हम देखते हैं कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के, एक जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, नासिक, ठाना, तो यहाँ पर ज़्यादा आदिवासी हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र का जो आदिवासियों का जो हेड ऑफिस का जो हेडक्वार्टर था आदिवासी डेवलपमेंट का, वो पहले पूना में था। लेकिन जब गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई ऑफिस तो ये इसका मतलब लोग तो ज़्यादा जो बेनिफिशियरी उसके है, जिनके लिए ये कानून ऑफिस बना हुआ है, वो तो उधर नासिक के एरिया में है। तो 1982 में गवर्नमेंट ने वो जो ऑफिस है पूना से हटा करके उसको कहाँ लेके गया? नासिक में। 1982 से ऑफिस अभी नासिक में है, आदिवासी डेवलपमेंट का जो मुख्यालय है। उसी तरह से आप देखेंगे जंगलात का, महाराष्ट्र में जंगलात कहाँ पर है? वो हैं पूरी अपना इसके अंदर विदर्भ में ज़्यादा है, तो उनका हेडक्वार्टर जो है तो नागपुर है। अब ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं क्या ये कि मैक्सिमम मतलब मैं तो बोलता हूँ 100% ही पकड़ लो आप, 100% औकाफ जो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड है वो मराठवाड़ा में है, सिर्फ 4 बाहर है बस। तो उनके वास्ते मुंबई ले जाएंगे, मतलब ये ऊँट पर बैठ के बकरे चराने वाली बात नहीं हुई क्या ये? अगर वो वाकई समझो हमदर्द है तो उन्होंने ये फैसला तुरंत रद्द करना चाहिए। ये भी हमारा एक डिमांड है उनसे। और ज़रा अच्छे ऑफिसर्स जो अभी आपने तो एक 2018 के अंदर एक पास कर लिए, रूल बना लिए थे, एक रिक्रूटमेंट रूल्स इसके लिए, अपॉइंटमेंट के ऑफिसर और कर्मचारी के लिए, कहाँ गए? 2018 से अभी 3 साल हो गए उसको। यहाँ पर स्टाफ नहीं बढ़ा सकते आप? हाँ, 2000 में खाली एक ऑन रिकॉर्ड पास कर दिया गवर्नमेंट ने, रूल्स बना लिया, रिक्रूटमेंट रूल्स, कि यहाँ पर इतने डिप्टी सीओ रहेंगे, इतने असिस्टेंट सीओ रहेंगे, इतने लॉ ऑफिसर रहेंगे, इतने कर्मचारी रहेंगे, इतने ड्राइवर रहेंगे, इतने चपरासी रहेंगे। एक कभी अपॉइंटमेंट किया गया? अभी एक को लाके बढ़ाया यहाँ पर, अभी एक डिप्टी सेक्रेटरी को, एक फारूक पठान बोल के है, मालूम पड़ा कि वो एक डेस्क ऑफिसर है और उनको यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी का चार्ज दिया हुआ है, डिप्टी सीओ का। डिप्टी सीओ जो होना चाहिए कम से कम वो डिप्टी कलेक्टर रैंक का चाहिए। हाँ, कुछ भी चल रहा, धांधली चल रही यहाँ पर। जो अभी सीओ को बढ़ाया ला करके, वो इलीगल सीओ है। वो जो कलम 23 के मुताबिक जो कंडीशन आना चाहिए, मैं बताया था आपको, वो हिसाब से तो हुए नहीं ना। इलीगल ऑर्डर कर रहे, कुछ भी कर रहे। अरे भाई नवाब मलिक साहब, अगर आप वाकई सीरियस है तो कानून पढ़ो जरा उसको। जिस कानून, जिस महकमे के आप इंचार्ज है, वो कानून जरा पढ़ो उसके अंदर। आप कलम 23 पढ़ लो, एक 23 की खाली एक पोर्ट कलम है, 23 से 1 वो पढ़ो। और आपने जो पास किया है कानून, वो अभी जो 2018 में जो रूल पास किए हुए रिक्रूटमेंट रूल्स, उसको जरा पढ़ो कि यहाँ पर ऑफिसर कौन से बढ़ाने चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए। आप बढ़ा नहीं सकते नहीं उसको। क्या बोलते मालूम है लोग ये कि कोई ऑफिसर आने को तैयार नहीं है। अरे मुसलमान ऑफिसर आने को तैयार है तो निकाल दो नौकरी से बाहर उसको। तुम एक सरकार चला रहे क्या कर रहे तुम लोग? सरकार जब चला रहे तो तुम्हारा ऑफिसर ने मानना चाहिए, नौकर है तुम्हारा, कैसा नहीं आता वो।
ऑफिसर आ रहे नहीं बोले तो हम मुंबई ले आते हमारे ऑफिस को। अरे वाह, ये कुछ बात ही कुछ है। अभी उन्होंने क्या बोले थे मालूम है क्या? ये उनसे जब पूछा गया पत्रकार परिषद में कि भाई आप यहाँ से क्यों ले जा रहे, क्या उनके बहुत ही एक मजे का खैज उन्होंने जवाब दिया था उसका एक, कि बोले रत्नागिरी वालों को और चंद्रपुर वालों को दूर पड़ता बोले ये। अरे मोहतरम बोलना भाई, आप जरा इसका ज्योग्राफिकल स्टडी करो महाराष्ट्र की। चंद्रपुर वाले को मुंबई नजदीक पड़ता है क्या ये अपना ये औरंगाबाद नजदीक पड़ता है? अरे औरंगाबाद में ऑफिस रहेगा तो यहाँ का जो ऑफिसर आपका है, चाहे आपका वो सीओ रहे, डिप्टी सीओ रहे, असिस्टेंट सीओ यहाँ रहे, उसको मूवमेंट के लिए आसान है, हर तरफ बिल्कुल जा सकता है। सेंट्रल प्लेस है महाराष्ट्र का ये। और तुम्हारी प्रॉपर्टी तो यहाँ पर है, तुम जा रहे यहाँ पे क्या करने वाले तुम लोग? तमाशे चालू है यार। सर, एक मेरा सवाल ये भी है आपसे कि खासकर अपने महाराष्ट्र की सभी पार्टियों से जुड़े हुए जो मुसलमान बड़े बड़े लीडरशिप है, इनको आप इनके जमीर को झिझोड़ने के लिए, एक एहसास दिलाने के लिए ठोस वाज़ेह तौर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी जानिब से? मेरा तो ये कहना है कि भाई जिनको भी दर्द है वक्फ का, तो जरा वक्फ का एक्ट पढ़ ले एक मर्तबा। 1995 का वक्फ एक्ट है, 2003 के जो है रूल्स है, 2013 के अंदर कुछ अमेंडमेंट है वो है, और 2014 में जो लीज रूल पास किए, ये चार चीजें भी अगर पढ़ ले, हर एक ने पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान ने पढ़ना चाहिए, हर जो मुतवल्ली ने पढ़ना चाहिए, हर मैनेजमेंट ने पढ़ना चाहिए, वो पढ़ो जरा। और कैसे लोगों को बैठाना चाहिए वो भी देखो। ऐसे लोगों को वहां पर मेंबर बनाओ जो वाकई हमदर्द हो, जिनको दीन से, जिनको अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह का खौफ होना बहुत जरूरी है। खाली बस वो टखने के ऊपर पैजामे पहन लो, लंबे लंबे दाढ़ियां बनाओ और बाद में कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं चलता काम। दर्द है तो आप उसके लिए जुड़ो, और अगर जो काम नहीं हो रहा है, अगर जहां जहां भी समझो ऐसी औकाफ हैं, चाहे वो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड हो, चाहे किसी मुतवल्ली के अंडर में हो, चाहे वो किसी मैनेजमेंट के अंडर में हो, हर मुसलमान का ये फर्ज है कि देखो कि वो जो उसका संभालने वाला है वो सही ढंग से वहां पे काम कर रहा कि नहीं, सही ढंग से पूरी वसूली कर रहा कि नहीं, वो वक्फ का मंशा सही हल हो रहा कि नहीं, इमामों को और मौज़िनों को तनख्वाह पूरी मिल रही कि नहीं, जितनी मिलना चाहिए, जितनी इनकम हो रही है वो हिसाब से मिल रही कि नहीं। ये देखो, आप हर एक ने देखना चाहिए और उसके ऊपर दबाव लाना चाहिए। अगर समझो ऐसा कोई अगर इलीगल काम आपको नजर आता है, आप मेरे पास में आइए, मैं आपको इंशाल्लाह हम उसको आवाज उठाएंगे उसकी, और तय तक पहुंचेंगे, आखिरी तक उसका पहुंचाएंगे, उसको पूरा अंजाम तक। ये थे महाराष्ट्र वक्फ मूवमेंट के अध्यक्ष रियाज देशमुख साहब। इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ, तफसील के साथ बातों को बताया, जानकारी दी। हम समझते हैं कि वक्फ का मसला चूंकि मुसलमानों से जुड़ा हुआ है और वक्फ की मिल्कियत कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुसलमानों के दायरे कार में आती है, जो गरीब, यतीम, यसीर ऐसे लोग हैं जो दीन का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम मुसलमानों के लीडरान, चाहे किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो, किसी भी संगठन से वाबस्ता हो, उनकी जवाबदारी है कि आप जिस तरह से सियासत के लिए, सियासी लीडरों को खुश करने के लिए काम करते हैं, धरने देते हैं, 3 दिन का धरना, 1 दिन का धरना, मेमोरेंडम देते हैं और एहतजाज करते हैं, जरा खुदा के वास्ते पूरे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत से लेकर जो तो जिला स्तर तक आप थोड़ा सा वक्त निकालकर वक्फ मूवमेंट पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि इसके लिए कानून मौजूद है। सरकार ने कानून बनाया है, आपको कोई गैर कानूनी तरीके से काम नहीं करना है, आपको कानून के दायरे में रह के काम करना है। और वक्फ का कानून जो है तो वक्फ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया और मुसलमानों की जो है तो फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। बड़े अफसोस की बात है कि इतने हम बड़े बड़े लीडरान जो है तो मुसलमानों को फायदा दिलाने की बात करते हैं, इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ सबने मिलकर अगर वक्फ की जायदाद के ऊपर डेवलपमेंट किस तरह से की जाए, उनकी आमदनी किस तरह बढ़ाई की जाए, उनको एजुकेशन पे किस तरह से खर्च की जाए, इसके ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से काम करे, कानून के दायरे में रहकर, तो हम समझते हैं कि किसी भी मुसलमान लीडर को, अपने लीडरों को ये बोलने की जरूरत नहीं आएगी कि साहब हमारे एजुकेशन इदारे को 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, हमको जमीन दीजिए। ये भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। जरा उठिए, समझिए, जब सब तबाह हो जाएगा तो फिर क्या मतलब आएगा।